Okay, Bacha Buddy, we will start with this chapter of industries. Okay, have you ever given a thought of the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? तो ये जो पेपर वगैरह से बनता है ये एक्चुअली पेड़ काट कर उसमें से वुड पल्प निकाल के आपके नोटबुक्स बनते हैं। नोटबुक्स ने निकालिए ना एकदम आराम से, अब पिक्चर चल रही है, बस आप पॉपकॉर्न लाओ वही। ओके, तो इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। तो आपके ट्री में से वुड को काटा जाता है, वुड में से पल्प निकाला जाता है और इस पल्प से आपका बनता है पेपर्स। ठीक है, तो देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। तो वुड ऑफ द ट्री से हमारा वुड पल्प बनता है और इस वुड पल्प से आपका क्या बनेगा, वुड पल्प से बनेगा आपका पेपर्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ द पेपर्स आर फॉर्म, दैट इज हाउ द पेपर्स, द वुड पल्प वाज मिक्स्ड विद केमिकल्स एंड फाइनली changed into paper by machines। ठीक है, तो द वुड पल्प वाज चेंज इनटू मशीन्स। तो आपका भाई साहब ऐसे वुड पल्प से बना पेपर और इससे बना वुड पल्प से बना आपका पेपर। ठीक है, बैठो बैठो जल्दी, बैठो 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 यहाँ पे, बैठो फटाफट। ओके, तो दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स। तो आपका जो है इंक जो केमिकल से बनता है वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइंस ऑन द पेजेस। हम इंडस्ट्रीज का चैप्टर कर रहे हैं इसमें, तो इसमें आपका ये इंक से पेपर, द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक, पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। फाइनली इट रीच्ड आवर हैंड्स। ठीक है, secondary activities or manufacturing change raw materials into products more valuable, of more value to people। तो आपका प्रोडक्ट क्या था, वुड, जो हमारे किसी काम का नहीं था, लेकिन उसमें से हमने वुड पल्प निकाला, वुड पल्प से हमने पेपर निकाला, अभी पेपर में हमने प्रिंटिंग की तो एक बुक की कीमत हो गई, है ना। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। और सेकेंडरी एक्टिविटीज कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रीज में। तो रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में प्रोसेस करना, कोई भी रॉ मटेरियल उसको फिनिश प्रोडक्ट में प्रोसेस करना, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, सो इस चीज का वैल्यू कब बढ़ता है, जब सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ठीक है, सो ऑब्वियसली वुड और वुड पल्प वाज ऑफ नो वैल्यू टू अस, हाउएवर सेकेंडरी एक्टिविटीज चेंज इट टू पेपर। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी से पेपर में चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। तो इस तरह से आपके नोटबुक्स बनते हैं। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बुक्स बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपके दो स्टेजेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। ठीक है, सो आपका पल्प, पल्प से पेपर एंड पेपर से आपका नोटबुक। ठीक है, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव had value added to them at each stage of the manufacturing process। तो ये जो पल्प है, पेपर उससे बन रहा है या कॉटन से गारमेंट्स बन रहे हैं, तो हर स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग के उसमें कुछ हम वैल्यू ऐड करें, वी आर बेसिकली एडिंग वैल्यू टू इट। ठीक है, तो आपका देखो अगर आप ये पल्प है, सो इस पल्प से क्या बन रहा है, पेपर। ये कॉटन है, इस कॉटन से क्या बन रहे हैं आपके गारमेंट्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने का, ये आपका सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम। ये वाले रॉ मटेरियल को हम एज अ पेपर यूज नहीं कर सकते, या ये वाले कॉटन से हम गारमेंट बनाकर नहीं पहन सकते, हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। इस कॉटन को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा या इस पल्प को भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट यूजेबल। ठीक है, क्लियर है। Industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provision of services। Please make a note of this फटाफट। इंडस्ट्री होता क्या है, इंडस्ट्री में हम गुड्स बनाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स निकालकर उसके गुड्स बनाते हैं। वी गिव अ फाइनल टच टू द गुड्स एंड सर्विसेज। फटाफट से लिखिए इसको भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से।
विवान के सिवा और कोई एब्सेंट है? नहीं ना। तो व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या दे रहा है, मतलब आपके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में लॉन्च करने के लिए आपको इंडस्ट्री मदद कर रहा है। तो इंडस्ट्री इज एनेबलिंग यू टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इंडस्ट्री से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही है ये, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हम जो अर्थ में से मिनरल्स निकाल रहे हैं, लेट्स से कोल निकाल रहे हैं, आयरन ओर निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, कॉपर निकाल रहे हैं, ये सब मिनरल्स हैं जो अलग अलग चीजों में जरूरत है। एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, बहुत सारे आपके सर्विसेज जैसे बैंकिंग के सर्विसेज हैं, ठीक है, स्कूल के सर्विसेज हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड। ओके, so thus we have iron and steel industry, coal mining industry and tourism industry. तो iron and steel industry हो गई, coal mining industry हो गई, tourism industry हो गई, all these are basically different types of industries, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हम कैसे समझेंगे? देखो, इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप, इन तीनों से क्लासिफाई होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट दे यूज, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट साइज दे आर ऑफ, ठीक है, कितने बड़े साइज के हैं वो, एंड द ओनरशिप दैट दे हैव। इसको लिख लीजिए भाई साहब। इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज के हेडिंग में डालिए, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। So industries are classified on the basis of the raw materials that they use, on the basis of the size and on the basis of their ownership. Industries may be agro based, मतलब agricultural based, mineral based, marine based and forest based, depending upon the type of raw material they use. किस टाइप का रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं, इसके ऊपर आपका एग्रो बेस्ड हो सकता है। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर से, मिनरल्स बेस्ड, मरीन बेस्ड मतलब आपके जैसे फिशेज हो गए, ठीक है, जो आप मरीन फिशिंग होती है, एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट दे यूज, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, कोल हो गया, आयरन हो गया, ऑल दीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन वी हैव मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, हम मरीन मतलब सीज और ओशंस में से फिश निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, सो दीज आर मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट में से हमको वुड मिलता है और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, मेडिसिन मिलते हैं। so these are different types of industries, so these industries are based on the ये इंडस्ट्रीज अलग अलग क्यों हैं? बिकॉज ये अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज कर रही है। बता किधर जा, तू घर जा, 15 मिनट लेट है, गो होम, 20 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। नहीं, मैसेज आने से क्या होता है? मैसेज कोई मेहरबानी नहीं है आपकी। मैसेज डजंट मीन दैट यू आर सपोज टू कम लेट एवरी डे। यस्टरडे यू वर लेट एज वेल, राइट? तो ये क्या तुम्हारा रोज का है? मैसेज डालने का कोई मेहरबानी नहीं किया तुमने मेरे पे मैसेज डाल के। गो होम, टेक रेस्ट, when you feel that you can come on time, you can afford to come on time, then come. Go home, shut the door and go home. So industries may be agro based, mineral based, marine based and forest based. No, wait a minute. No, sorry, I will have a word with
कल से तुम 1 मिनट भी लेगा मैं घर वापस दे दूंगा और मैंने कुछ भी डाल दिया। तो इंडस्ट्रीज आपके क्या क्या हो जाएंगे? रॉ मटेरियल्स, एग्रो बेस्ड, मरीन बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। तो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को। फूड प्रोसेसिंग, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are examples of agro based industries. ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल हो गया आपका, कॉटन टेक्सटाइल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम एग्रो बेस्ड क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जनरली जो लोग फार्मर्स होते हैं वो ही गाय भैंस पालते हैं और इनसे ही आपके डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो दैट इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। लेदर को हम एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मरे हुए जानवरों के स्किन से लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज आल्सो एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, अभी बहुत सारे मिनरल जैसे आपके आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, these are minerals that we are constantly using, and if these are minerals which we are constantly using, obviously where are they we getting them from? We are getting them from beneath the earth, ठीक है। सो ये हो गया आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड इन अदर इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये फीड करते हैं। फ्रॉम आयरन ओर वी ऑब्टेन आयरन, this is used as a raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials, railway coaches, ठीक है। ये आपके मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, अभी मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगे? आर यूज्ड, marine based industries use products from the sea and oceans as raw materials. तो सीज और ओशंस में से हमको क्या क्या मिलते हैं? मछलियां मिलती हैं, ठीक है। देन वी गेट कॉड लिवर ऑयल, देन वी गेट वेरियस बहुत सारे सी ग्रीन्स होते हैं, आज की तारीख में बहुत ज्यादा चल रहे हैं एज मेडिसिन। ऑयल भी हमको वहां से मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर एग्जाम्पल्स। जैसे कॉड लिवर ऑयल हमारे लिए काफी न्यूट्रिशियस होता है, वो फिश के कॉड से बनता है, ठीक है। so this is basically cod liver oil. Okay, forest based industries utilize forest produce as raw materials. तो फॉरेस्ट पे जो इंडस्ट्रीज बेस्ड होते हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे वुड वगैरह हो गए, जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है, दे आर द रॉ मटेरियल, दे यूज दोज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। ये सारे आपके भाई साहब, पल्प एंड पेपर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। तो दीज आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये हो गया आपके फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, ऑल दीज आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स के हिसाब से हमने देखा कि अलग अलग आपके कितने टाइप के इंडस्ट्रीज हो गए रॉ मटेरियल के हिसाब से, चला गया है। फॉरेस्ट बेस्ड लास्ट वाला जो पड़ा वही, ओके। और बोलो, मिनरल बेस्ड और एग्रो बेस्ड और मरीन बेस्ड, ये चार हैं आपके, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आपके इंडस्ट्रीज चार हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जहां से आपको वुड, पल्प वगैरह ये सब मिलता है। कहीं कहीं पे जड़ी, जैसे बाबा रामदेव की जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि सब जड़ी बूटियां जो हैं वो फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद आपका हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ पे ज्यादा मिलता है। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, देन वी हैव कॉपर, और वहां से हम उन मिनरल्स को उठाते हैं। तो दीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन व्हाट वी हैव इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपन बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन आपके और क्या हो जाएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में से? जैसे कॉटन हो गया, ठीक है। देन वी हैव बेसिकली लेदर हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। तो दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो व्हाट इज द फोर्थ वन? मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन से मतलब सी लाइफ से जो हमको मिलता है, फिशेज हो गए, कॉड लिवर ऑयल हो गया, ये सारे आपके हो गए मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, साइज, इट refers to the amount of capital invested, number of people employed and the volume of production, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब आपने कितना पैसा किसी इंडस्ट्री में लगाया है। जितना ज्यादा पैसा आप लगाएंगे उस इंडस्ट्री के बड़े होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। सो दैट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब मनी, आपने किस इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाया है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड है, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड
द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका साइज। तो एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये छोटे इंडस्ट्रीज हैं और बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है, दीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़, इसको लिख लीजिए भाई साहब। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पे आप मैक्सिमम पैसा 1 करोड़ का लगाते हैं, दीज आर नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर इससे ज्यादा आप पैसा लगा रहे हैं, इट विल नॉट क्वालिफाई फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चलिए फटाफट फटाफट लिखना है इसको। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट इज अलाउड हियर इज 1 करोड़। इफ योर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस more than 1 crore, then it will not qualify for being a small scale industry, ठीक है। पैसे के मामले में 1 करोड़ इज द मैक्सिमम। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं भाई साहब, बड़े बड़े मशीन्स यहाँ पे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और पैसा आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज मोर देन ₹1 करोड़। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है मशीन्स पे, लैंड पे, लेबरर्स पे, तो ये सब इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से अगर ज्यादा होता है, तो दीज आर नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। Cottage or household industries are a type of small scale industry where the productions are manufactured by hand or by the artisans. तो by hand या by artisans जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर घड़ा बना रहे हैं, आपने देखा रहेगा हाईवे में आप जा रहे हैं तो कुछ लोग वो क्या कहते हैं अपना पॉटरीज बेचते हैं ना, ठीक है, घड़ा वगैरह बेचते हैं, ऐसे आर्ट किया हुआ चीजों को बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 10-5 लोग मिलकर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहे हैं और चीजों को बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिशियंस की जो इंडस्ट्री है बेसिकली। बास्केट वीविंग, पॉटरी, पॉटरी मतलब घड़ा बनाना, बास्केट मतलब जो बास्केट बनाना होता है, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये आपके कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल्स। पॉटरी हो गई भाई साहब, ओके, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया। Small scale industries are lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल भी है और टेक्नोलॉजी भी है, ज्यादा एडवांस नहीं है क्योंकि पैसा आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप भारी भरकम मशीन में इन्वेस्ट करके इस इंडस्ट्री को चलाएं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, पैसा कम लगा है, एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके। Okay, investment of capital is higher and technology used is superior in large scale industries. Large scale industries में पैसा भी ज्यादा लगता है और जो टेक्नोलॉजी आपने अपनाया हुआ है वो भी भाई साहब आपका ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि आपने पैसे ज्यादा लगाए हैं इसमें, ठीक है। अब रुक जाइए, ठीक है, क्लियर है, ओके। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आपका जैसे सिल्क वीविंग हो गया, सिल्क वीविंग एंड ये आपका जैसे लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ जो है वो महिलाओं का एक ग्रुप है, ठीक है। सो बहुत सारी महिलाओं ने
देखा कि यार हमारे घर में वो थोड़ा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो जाए, अगर हम सब मिलकर अगर पापड़ बनाएं किसी यूनिट में, तो लिज्जत पापड़ जैसे एक महिलाओं का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे पापड़ को बहुत ज्यादा ह्यूज प्रोडक्शन में बनाया जाता है और उसको एक कंपनी लेवल में बेचा जाता है, ठीक है। ओके, सो सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, बड़े बड़े कार गाड़ियों को बनाना, एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आने दीजिए ना उनको, आइए, ठीक है, चाहिए। ओके, नाउ वी हैव सीन रॉ मटेरियल्स एंड साइज। तो रॉ मटेरियल्स के हिसाब से आपने कितने इंडस्ट्रीज देखे? 4, ठीक है। साइज के हिसाब से आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखा और लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। व्हाट अबाउट ओनरशिप? सो नाउ वी विल कम टू द थर्ड थिंग, बंद कर देना इसको। Now we'll come to the third thing, which is ownership. ठीक है? What about ownership, बच्चा पार्टी? Industries can be classified into private sector, state-owned और public sector, joint sector and cooperative sector. ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर मतलब पूरा पूरा प्रॉफिट मोटिव से जिस इंडस्ट्री को बनाया जाता है उसको अपन बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां से वीटी जाना है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाना है, सीएसटी जाना है, आप ओला से अगर जा रहे हैं तो आप किसको यूज कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आप किसको यूज कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर को। आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको 25 रुपए में टिकट पड़ जाएगा, ओला से जाएंगे तो 1,500 का बिल आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है। सो आप प्राइवेट सेक्टर को अगर यूज कर रहे हैं तो दैट इज ओला उबेर से आप जा रहे हैं, और अगर पब्लिक सेक्टर को यूज कर रहे हैं तो आप भाई साहब किसको यूज कर रहे हैं? ट्रेन को यूज कर रहे हैं या बस को यूज कर रहे हैं। वेन यू विल बी सेविंग ऑन योर मनी, ठीक है, क्लियर। सो इस तरह से आपके सेक्टर्स होते हैं। व्हाट इज अ प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी कंपनी या कोई भी सेटअप जो इस तरह से की जाती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। कोई चैरिटी वर्क के लिए कंपनी नहीं चलाता है, ठीक है, कंपनी चलती है फायदे के लिए। तो ये होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ओके, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर? ये पूरा पूरा गवर्नमेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो चीजों को चलाता है उसको अपन बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। और गवर्नमेंट क्यों ही चला रहा है? वाई? ऐसा बोलना ठीक है एक तरफ से। इनका कहना है कि पब्लिक अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई चीज तो गवर्नमेंट उनको कम पैसे में करा के दे रही है। हाँ, कुछ हद तक सही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? वेलफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट वेलफेयर कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन मोटिव वेलफेयर है, ठीक है। यहाँ पे मोटिव क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर का मोटिव है वेलफेयर। जैसे जिस चीज को आप यूज करके एक ओला या उबेर को यूज करके आप पहुंच रहे हैं वीटी, आपके 1500 रुपए जा रहे हैं, वही चीज आप 25 रुपए में पहुंच सकते हैं वहां पे। हाँ, थोड़ा सा भीड़ या धक्कम धुक्की आपको सहना पड़ेगा, बट यू आर saving on a lot of money. So basically this is a provision that the government is providing for your welfare. तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? वेलफेयर। जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं जो गवर्नमेंट चला रहा है उनका मोटिव है वेलफेयर। फीस कितनी है आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की? नहीं, मंथली नहीं, अगर आप पूरा ईयरली 1 लाख हो जाता है, ठीक है। सो 8th स्टैंडर्ड में एक बच्चे का प्राइवेट स्कूल में आप सोचिए फीस इज नियरली 1 लाख। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते तो यही अब मैं आपको बता रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड में, जैसे भारतीय विद्यापीठ से गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे बच्चे यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे, इट इज हार्डली 6,000, 10,000 मैक्सिमम। साइंस में 10,000, दैट्स द मैक्सिमम, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप देख रहे गवर्नमेंट आपको वही सुविधाएं जो हैं वो कम में मुहैया करा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट का आपका क्या है? बेनिफिट वेलफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर। अभी जैसे समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और सब्सिडाइज रेट है। यही किसी पावर किसी प्राइवेट को अगर दे दिया जाए तो आपके मीटर के बिल फटाफट बढ़ जाएंगे भाई साहब। यू विल पे अ मच हायर अमाउंट। might be that the services would be better but you will be paying a much higher amount, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम आते हैं जॉइंट सेक्टर में। जॉइंट सेक्टर मतलब कैसा है? पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों भी। जैसे समझो बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पूरा पूरा प्राइवेट बैंक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? वो गवर्नमेंट से बैकअप है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे
दिस इज बेसिकली अ जॉइंट सेक्टर, दोनों का मिलकर चल रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलाकर इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मोटिव आपका वेलफेयर का है और थोड़ा मोटिव आपका प्रॉफिट का है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दीज आर नोन एज जॉइंट सेक्टर्स। एंड देन वी हैव कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब कैसा होता है, सोचो। जैसे मयंक या आपका क्या कहते हैं विवान और प्रिंस, ये लोग एक गांव में रहते हैं, ठीक है, और इनके पास 10-10 भैंस या गायें हैं, ठीक है। इनके फैमिली के लोग दूध पी पी कर भी कितना पिएंगे, ठीक है, एक एक कितना ही पिएगा। तो अभी इन लोगों ने बोला कि यार इस दूध को बेचना है, लेकिन गांव में लोग कम रहते हैं, तो बेच बेच कर भी कितना ही बेच पाएंगे। और जिनको ये बेचने जा रहे हैं, समझ लीजिए इनके गांव में भाई साहब श्लोक भी रहता है, लेकिन श्लोक के पास भी 5 भैंस है, ठीक है, तो वो क्यों ही इनसे दूध खरीदेगा? समझ में आ रहा है? Why will he purchase it from them? So where is this milk going to go? It is going for a wastage. So what they decide is, let's get this exported to the cities. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स को इकट्ठा करेंगे जो ये दूध लाकर एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और इसको प्रोसेसिंग करेंगे, इसकी लाइफ को बढ़ाएंगे, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे और फाइनली को बेचेंगे शहर में जहां पे एक कौड़ी का दूध भी नहीं बनता है। जैसे अगर आप मुंबई में देखेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू बेसिकली कीप कैटल, यू आर नॉट अलाउड टू कीप गाय भैंस आपको रखना अलाउ नहीं है ना। तो ऑब्वियसली इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए मिल्क का रिक्वायरमेंट या पनीर का रिक्वायरमेंट या बटर का रिक्वायरमेंट कहां से पूरा होगा? तो ये गांव वालों से पूरा हो रहा है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10-15 फार्मर्स या एक गांव के जितने भी फार्मर्स थे या 2 गांव के जितने भी फार्मर्स थे, उन सब ने मिलकर इसको बनाया है। तो अमूल इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर, वराना इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। ये सब जो भी हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा करके कोऑपरेटिव सेक्टर से आते हैं। लिज्जत पापड़ एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर, क्योंकि फाइनेंशियली कोई भी इतना साउंड नहीं है कि वो खुद की अपनी डेयरी फार्म डाल दे, तो सब लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो दीज आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एब्सोल्युटली प्राइवेट, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट, जॉइंट मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलाकर, और ये हो गया आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। दिस इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, ओके। जैसे अगर आप देखोगे मेडिकल कॉलेजेस, एक मेडिकल कॉलेज होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसको हम जीएमसी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो हम देखेंगे तो वो आएगा इसमें पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एमबीबीएस करना है, मतलब आपको डॉक्टर पढ़ना है, तो आप बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार रुपए में पूरे 4 साढ़े 4 या 5 साल का जो एमबीबीएस है वो करके निकल सकते हैं। वही चीज अगर आप आप अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, अगर आप भाई साहब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो आपका नहीं करके 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग जाएंगे 5 सालों में। यू आर गोइंग टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन 5 years, ठीक है। एक होता है सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमी गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा रहेगा तेरणा मेडिकल कॉलेज, ये नेरुल में है, ठीक है, इट्स सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का बैकिंग है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा कम होगा फीस, मतलब इट विल बी बिटवीन व्हाट अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक सेक्टर हैज टू ऑफर, ठीक है, ओके। So private sector industries are owned and operated by individual or a group of individuals, ठीक है। Public sector, the public sector industries are owned and operated by the government, such as Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited. Hindustan Aeronautics या Steel Authority of India, ये आपके हो गए भाई साहब पूरे पूरे गवर्नमेंट सेक्टर। Joint sector are owned and operated by the state. State मतलब government and an individual or a group of individuals. मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कोलैबोरेशन है, ठीक है, दोनों मिलकर किसी चीज को चला रहे हैं। दैट इज बेसिकली अ जॉइंट सेक्टर। जैसे मारुति जो है, दैट्स अ जॉइंट सेक्टर। मारुति जो कार्स बनाती है, पैसेंजर कार्स बनाती है, दैट इज बेसिकली अ जॉइंट सेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर एक संगठन है, ठीक है, ओके। Maruti Udyog Limited is an example of joint sector. Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials or workers or both. जैसे मैंने आपको बोला, देखो मिल्क, ठीक है, सुधा मिल्क हो गया, अमूल मिल्क हो गया, वारना मिल्क हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वही मिलकर बोले यार मेरे पास तो 4 ही भैंस है, अभी 4 भैंस में से मैं कितना ही दूध निकाल कर कितना जाकर शहर में बेचूं। लेकिन अगर मेरे साथ और 40 लोग आ जाएं, then we will have a sufficient amount to process, to preserve, as well as to sell in the market in the towns or cities. Okay, so that is called a cooperation. Okay, so this is cooperative. Anand Milk Union Limited, ठीक है,
सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। ये आपके कोऑपरेटिव वेंचर्स हैं, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर, क्या क्या है भाई साहब? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहां पे अवेलेबल है और कितने में अवेलेबल है। देन वी हैव लैंड, ठीक है। देन वी हैव वाटर, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में लगेंगी ऑब्वियसली, ठीक है। देन वी हैव लेबर, पावर, ठीक है। देन वी हैव कैपिटल, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड देन वी हैव मार्केट। ये सारे जो भी हैं वो इंडस्ट्रियल चीजों के लिए जरूरी हैं। रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो ये आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आर वी क्लियर? ठीक है। आपका रॉ मटेरियल कहीं पे बन रहा है और आपने अपनी इंडस्ट्री रखी है कहीं और, भाई साहब आपके ट्रांसपोर्ट में ही बहुत खर्चा लग जाएगा। इसीलिए ज्यादा करके जहां पे रॉ मटेरियल है वहां पे ज्यादा करके इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। लैंड, कितना लैंड लगेगा? अभी अगर भाई साहब मुंबई में आप कोई इंडस्ट्री डालने जाओगे, यहाँ पे लैंड इतना महंगा है कि आपको बहुत भाई साहब पैसा लग जाएगा। तो आप मुंबई से थोड़ा बाहर अगर किसी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे होगे, उसमें आपको परमिशन भी मिल जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से भाई साहब वाटर है, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर रनिंग एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। भाई आपके किसी भी इंडस्ट्री में वॉशिंग का कार्यक्रम तो होगा ही, ठीक है। देयर विल बी पीपल हु वुड रिक्वायर वाटर एज वेल, ओके। देन लेबर, लेबर सप्लाई, आपने भाई साहब जाकर कच्छ में एक इंडस्ट्री खोल लिया, अभी कौन जाएगा कच्छ में आपके लिए काम करने? तो कोई लेबरर वहां पे या कोई वर्कर वहां पे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है, ठीक है। या हिमालयस में जाके आपने कोई इंडस्ट्री डाल दी, हाउ विल पीपल रीच देयर? सो दैट विल पोज अ चैलेंज फॉर द लेबर टू रीच देयर। पावर, पावर क्या होता है भाई साहब आपका? अगर बार बार लाइट जाती रहे, ठीक है, बार बार लाइट जाती रहे तो क्या आप अपना कोई इंडस्ट्री का काम ठीक से कर पाएंगे? ऑब्वियसली नो, ठीक है। आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा तो सेल्स गिर जाएंगे, सेल्स गिर जाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी गिर जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया कैपिटल। कैपिटल कैसा है भाई साहब? आपका कैपिटल कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे अभी अभी आपने देखा कि भाई आपके जो इंडस्ट्रीज हैं जो 1 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट में होते हैं, दोज आर नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, and the ones which require a capital investment of more than 1 crores are known as large scale industries. Making sense बच्चा बाड़ी? Okay, then we have transport and then we have obviously market. तो ट्रांसपोर्ट एक होता है भाई साहब, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करना है, और मार्केट, ठीक है। आर वी क्लियर थ्रू ऑल दीज थिंग्स? ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, industries are situated where some or all of these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidized power. आप अगर देखोगे गवर्नमेंट क्या सबको नौकरी दे सकती है? देखो नींद आ रही है बहुत जोर से। क्या गवर्नमेंट सबको जॉब दे सकती है? क्या गवर्नमेंट सबके लिए बिजनेस खोल सकती है? नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी कि यार अगर कोई बिजनेस खोल रहा है, अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है और मैं अगर उसको सपोर्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल एम्प्लॉय पीपल, और उस जगह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। So if I don't have a project as a government to employ people, then somebody else has a project. But if the government supports, extends its support to that person to open up the industry and to run the industry, okay, then obviously a lot of unemployment issue will be tackled by this industry, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का ही काम है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई साहब? गवर्नमेंट जब देख रही है कि किसी को इंडस्ट्री लगाना है तो वो सब्सिडाइज पावर, जैसे आप अगर देखोगे आपके घर में जो पावर आता है उसकी बिलिंग होती है, पर यूनिट चार्ज होता है। अभी ये पर यूनिट चार्ज आपको जो एप्लीकेबल है वो किसी दूर दराज के इलाके में अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई तो वो कम होगा, वो यूनिट आपका कम होगा क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। लेकिन एडवांटेज क्या है? इंडस्ट्री बनेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोग वहां पे एम्प्लॉयड होंगे और गवर्नमेंट की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो निपटारा हो जाएगा उसका, ठीक है। ओके, सो इसीलिए इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट। तो बहुत सारे, जैसे अगर आप देखोगे वाशी में, थोड़ा वाशी के आगे जाएंगे तो एक जगह है महापे, उसको अपन इंडस्ट्रियल स्टेट बोलते हैं। अंधेरी में भी ऐसा एमआईडीसी इंडस्ट्रियल स्टेट है। ये एमआईडीसी के जो रीजन्स हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चीपर रेट में अवेलेबल है, लेकिन वहां पे आप घर बनाकर नहीं रह सकते, वहां पे आपको कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट अ मच चीपर रेट देन व्हाट इज सप्लाइड टू होम्स और अदर कमर्शियल यूनिट्स, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सब्सिडाइज्ड पावर। सब्सिडाइज्ड पावर मतलब चीप रेट में,
इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी होना, अगर चीप रेट में होगा तो ही तो फायदा होगा। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ऐसे सुख सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट अगर किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है इन चीजों से, दैट इंडस्ट्री विल थ्राइव, एंड इफ द इंडस्ट्री मेक्स प्रॉफिट इट विल एम्प्लॉय मोर पीपल। द गवर्नमेंट के लिए एक समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो टेक केयर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आ पाए, इसीलिए गवर्नमेंट अपना सपोर्ट एक्सटेंड करती है, ठीक है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से टाउन्स एंड सिटीज होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। ओके, तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। इंडस्ट्रियल सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट आपका क्या हो जाएगा? इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके इनपुट्स हो गए। इनपुट्स मतलब किसी इंडस्ट्री में क्या क्या लगेगा? रॉ मटेरियल्स लगेगा, ठीक है, लेबर लगेगा, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर बेसिकली व्हाट? इनपुट्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स हो गए ये, ठीक है। देन वी हैव लेबर, देन वी हैव लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस क्या है? The process includes a wide range of activities that convert the raw material into finished products. तो बहुत सारे wide range of activities हैं जिनसे raw material finished products में convert हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये raw materials हैं जो finished products में convert हो रहे हैं। The outputs are the end product and the income earned from it. तो output क्या है भाई साहब? जो end product है और जो income आप उससे earn कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट्स में भी, ये आपके इनपुट्स हैं भाई साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या क्या इनपुट्स हैं? कॉटन वगैरह, ठीक है। द इनपुट्स में भी द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सब आपके गिनिंग है भाई साहब, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है एंड प्रिंटिंग है, ये आपके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपके भाई साहब प्रोसेसेस हो गए। आउटपुट, द आउटपुट इज द शर्ट दैट यू वेयर, ये आपका आउटपुट है। मतलब आप कॉटन का कॉटन को पहले लपेटेंगे, उसमें से कॉटन निकालेंगे, ये सब तमाम प्रोसेस के बाद आपका एक शर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। जैसे एमआईडीसी मुंबई में, इसको हम महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं। एमआईडीसी ने कुछ रीजन्स लगाए, जैसे नवी मुंबई में वहां पे एक एमआईडीसी एरिया है, अंधेरी में भी आपका इंडस्ट्रियल स्टेट है एमआईडीसी। इन जगहों पे क्या होगा? बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ होंगे। अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ होंगे तो गवर्नमेंट को एक ही जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, एक ही जगह पे पानी अवेलेबल कराना है, एक ही जगह पे रॉ मटेरियल्स को भी अवेलेबल कराना है, तो गवर्नमेंट के लिए हेडेक कम हो जाता है, ठीक है। ओके, so these are marked as industrial regions. इमर्ज, यहाँ पे आप कोई रेसिडेंशियल प्लॉट या रेसिडेंस नहीं लग सकते, ठीक है। Where a number of industries located close to each other and share the benefits of their closeness. Okay, major industrial regions in the world are North Eastern America, Western and Central Europe, ठीक है, Eastern Europe, then we have Eastern Asia. ये सब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहां पे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। Okay, major industrial regions tend to be located in the temperate areas near ports and especially coal fields. ज्यादा करके आपके पोर्ट्स, पोर्ट्स के अब आजू बाजू क्यों होगा इंडस्ट्रियल एरियाज? बताओ, पोर्ट्स के आजू बाजू? हाँ, ट्रेडिंग नहीं, हाँ नहीं, वाटर सप्लाई, सी वाटर हमारे किसी काम का नहीं है, शिपिंग के लिए, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े भारी भरकम चीजें हैं
उनको फटाफट शिप में लोड कीजिए और जहां भेजना है भेज दीजिए, ठीक है। तो वरना आपको बहुत दूर से उसको मतलब लेकर आना पड़ेगा। तो जनरली पोर्ट्स के आजू बाजू इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। तो एक होता है टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट एरियाज मतलब क्या होते हैं, देखो ये आपका वर्ल्ड है, लेट्स से दिस इज बेसिकली द इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका टेम्परेट जोन, ये एक प्रोडक्टिव जोन है। यहाँ पे टेम्परेचर्स हाई होते हैं, रेनफॉल भी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चीजों का। तो ज्यादा करके इंडस्ट्रीज आपके इन टेम्परेट एरियाज में होते हैं, पहली बात, ठीक है। क्योंकि आपका क्लाइमेट बहुत सीवियर नहीं है। आप क्या किसी हिमालय में जाकर अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे? भाई साहब वहां पे आधा टाइम तो बर्फ है और एवलांच है, पता नहीं क्या क्या है, नेचर के इतने थ्रेट्स हैं कि उन जगह पे हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। वहां पे क्लाइमेटिक रीजन इज नॉट सपोर्टिव ऑफ सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। क्या आप अंटार्कटिका में जाके कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली नो, बिकॉज द टेम्परेचर इज टू हार्श फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, फॉरगेट अबाउट इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा करके इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे सेटअप होते हैं, where the climate is something which can be tolerated and accepted as well। इसीलिए आपके टेम्परेट एरियाज में क्लाइमेट की वजह से होता है। नियर सी पोर्ट्स, वाई सी पोर्ट्स? बिकॉज सी इज द मोस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओशनिक ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें होगा क्या भाई साहब, आप बहुत भारी भरकम चीजों को बड़े सस्ते में पोर्ट से आप उसको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट देन दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी आप देखो एरोप्लेन में क्या आप भारी भरकम चीजों को ट्रांसपोर्ट करा पाएंगे? नहीं। ऑब्वियसली अगर भारी भरकम चीजों को, इतने बड़े बड़े जो आपके टैंकर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े जो आपके यूनिट्स होते हैं, उनको आप शिप से ही भेज सकते हैं, ठीक है। और और नियर कोल फील्ड्स, बाय कोल फील्ड्स के नीचे आजू बाजू में क्यों इंडस्ट्रीज होते हैं? क्योंकि कोल जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। कोल जो जलेगा उससे एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी से आपके काफी सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड ईदर नियर सी पोर्ट्स और नियर कोल फील्ड्स। नियर कोल फील्ड्स टू गेट एनर्जी, नियर सी पोर्ट्स फॉर द ease of transportation, and in temperate areas, why? Because the climate is suitable for humans as well as for industries, ठीक है। ओके तो ये हो गया आप सी पोर्ट्स, कोल फील्ड्स एक्सेट्रा। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पूना क्लस्टर। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, मुंबई पूना क्लस्टर हम इसको बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज मुंबई इज अ पोर्ट, और आपके दो पोर्ट्स हैं, एक तो मुंबई में आपका डॉकयार्ड और यहाँ पे जेएनपीटी। तो आपके दो पोर्ट्स आपको एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। तो मुंबई पुणे जो क्लस्टर है उसमें काफी इंडस्ट्रीज हैं। बैंगलोर तमिलनाडु, बैंगलोर तमिलनाडु का रीजन, ठीक है। देन वी हैव द हुगली रीजन विच इज बेसिकली इन दिस पार्ट। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, ठीक है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है। जैसे आपका जो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट है, दैट इज लोकेटेड हियर, ठीक है। सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील यहाँ पे मिलता है। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, ठीक है। अगर आप देखोगे दिस इज विशाखापट्टनम एंड गुंटूर बेल्ट, दिस ऑल्सो इन एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया। गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, ये आपका गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन है, ठीक है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट। कोलाम तिरुवंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। तो ये कोलाम एंड तिरुवंतपुरम क्लस्टर है। तो दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी से
कहाँ से सीखा ये लट चलाना? सीपीयू है ना? कहीं ट्रेनिंग किया है? हम्म। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके कि इंडिया के कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, एक ये हो गया। और दूसरा मैप वर्क में आपको दे सकते हैं इसको, ठीक है, इट कैन कम इन योर मैप वर्क एज वेल। लोकेट कर, हाँ हाँ हाँ, अलग अलग है मालूम है, मिनरल्स एंड एनर्जी है आपका, मालूम है, क्योंकि इनका भी वैसा ही है, अलग अलग है चैप्टर, कहीं कहीं पे कंबाइंड है, कहीं कहीं पे अलग अलग है। बेसिकली आपका रिसोर्स, मिनरल्स, एनर्जी एक ही चैप्टर है, मिनरल्स एनर्जी एंड रिसोर्सेज, जो एनसीईआरटी में था, लेकिन आपके बुक्स में अलग अलग है ये। हो गया, लिखिए जल्दी 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 फटाफट। डन डन डन, ओके। मैप वर्क में ये आ सकता है, ठीक है, ओके। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल्स। तो आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग थ्रेट्स हैं। जैसे अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो आपको ये कान में ये जो है ये पहनना अलाउड नहीं है, आप बेल्ट पहन के अंदर नहीं जा सकते। आपकी अगर घड़ी मेटालिक है तो वो लेकर अंदर नहीं जा सकते। ये सब आपके प्रोविजन है। आप कोई ब्रेसलेट या सोने का कोई चीज पहनकर अंदर नहीं जा सकते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो आपके एरोली और वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट में है, तो उनके लिए ये सब अलाउड ही नहीं है। आप अगर बेल्ट पहन भी रहे होंगे तो वो प्योर लेदर का होना चाहिए, उसमें कोई मेटेलिक पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड्स के साथ मेटल्स कोरोड कर जाते हैं, एसिड्स के साथ बहुत विगरस रिएक्शन होता है और वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है, इट कैन एक्चुअली कॉज अ डिजास्टर, ठीक है। तो इसीलिए आपके अलग अलग इंडस्ट्रियल पर्पसेस के या अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में अलग अलग प्रिकॉशंस बरते जाते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर हम प्रिकॉशंस को ठीक से ना माने तो इट कैन एक्चुअली रिजल्ट इन अ डिजास्टर। अभी अभी आपने देखा रहेगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में एक बड़ा डिजास्टर हुआ, सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि प्लेन एकदम बहुत दूर चला गया हो, जस्ट टेक ऑफ हुआ था और इट मेट विद अ डिजास्टर एंड सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल वी डोंट नो, बट we are aware of the loss that happened, tremendous amount of loss that happened, ठीक है। तो ये ऐसे अगर हम थोड़ा सा मतलब अगर हम सावधानी ना बरतें तो ये हो सकता है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स worst industrial disasters of all time occurred in Bhopal on December 3, 1984 around 12:30 AM, 12:30 बजे रात के ये हुआ था, जहां पे एक प्लांट था। इस प्लांट में ये एक्चुअली एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड मतलब इनका ज्यादा करके फर्टिलाइजर्स बनाना, ये एक यूएस कंपनी थी, भोपाल में लोकेटेड थी, भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें यूनियन कार्बाइड बनता था और इसमें कुछ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। एक जो प्लांट है वो फट गया और यहाँ से गैस लीकेज होने लगा, और ये गैस था भाई साहब मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और पूरी रात भर में 3-4 घंटे में ये गैस पूरे शहर में फैल गया। लोग जो सो रहे थे वो मर गए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 पीपल डाइड, 15,000 पीपल डाइड विद इन 3 to 4 hours, दे वर चोक्ड टू डेथ, ठीक है। ये वो लोग नहीं थे जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ये वो लोग थे जो आसपास रह रहे थे। इस पे एक सीरीज भी बनी है द रेलवे मैन, आप अमेजन में है या नेटफ्लिक्स में कहीं तो है मुझे, हाँ। तो वो गैस जो है स्प्रेड हो रहा था रेलवे मैन पे, ये एक शायद अमेजन प्राइम में है या आई डोंट नो, तो इसमें है नेटफ्लिक्स में है, तो ये हादसा वहां पे दिखाया गया है। हाँ, इसका एक फिल्मी रूपांतरण है, बट देन व्हाट हैपेंड इज ये मिथाइल आइसोसाइनेट पूरे शहर में फैल गया एंड पीपल वर जनरली ऑन अ स्लीप मोड।
So they inhaled this and they died. People who were born or mothers who were pregnant, they delivered babies who were mentally retarded. ठीक है, तो इस कदर असर हो गया, मेंटली हैंडीकैप ऐसे बेबीज पैदा हुए. ठीक है, सो बहुत खतरनाक नुकसान हुआ था. ये एक फॉरेन कंपनी थी, जो इस कंपनी का ओनर था वो तो अमेरिका में था और अभी भी है. ही इज नॉट बीइंग टच्ड. ठीक है, हम उसको टच नहीं कर पाए हैं, बट वी लॉस्ट सो मेनी लाइव्स. ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट, मतलब ऐसा डिजास्टर देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दिस एक्चुअली स्प्रेड आउट. ठीक है, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ द यूनियन कार्बाइड. तो पेस्टिसाइड फैक्ट्री से ये रिलीज हुआ और भाई साहब बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे. ठीक है, ओके, जस्ट